आज के इस क्लास में हम पढ़ेंगे कक्षा 12वीं के इतिहास के चैप्टर 2 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इसमें हम 1 मार्क्स के सभी क्वेश्चन पढ़ेंगे। 1 अंक के हमारे जितने भी प्रश्न बनते हैं, 1 अंक के प्रश्न हमारे 32 मार्क्स के 32 अंक के आएंगे पेपर में। सही और गलत यानी कि सत्य सत्य आ जाए, सही जोड़ी मैचिंग, फिल इन द ब्लैंक्स यानी कि खाली स्थान, ऑब्जेक्टिव कुछ भी आ जाए, किसी भी फॉर्मेट में आ जाए। पूरे कितने के आते हैं? 32 के। और अध्याय 2 का नाम है राजा, किसान और नगर। यहाँ पर हम राजाओं के बारे में और किसानों के बारे में और उनके नगरों के बारे में पढ़ेंगे। संपूर्ण प्रश्न है तो देखो, इसका पहला ही प्रश्न है, वेदों के नाम लिखिए या फिर वेदों की संख्या कितनी है, कुल वेद कितने होते हैं। तो हमारे वेदों की संख्या कितनी है? 4। और ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद 4 वेद होते हैं। अगर पुराणों की संख्या आ जाए तो पुराण कितनी होती हैं? 18। अगला प्रश्न है, मेगालिथ किसे कहते हैं या फिर कहा जाता है। तो मेगालिथ बड़ा पत्थर है, बड़े पत्थर जो कब्रों के चारों ओर लगाए जाते हैं उसको क्या कहते हैं? मेगालिथ। अगला प्रश्न है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कितने महाजनपद थे? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कितने महाजनपद थे? 16। ये 16 महाजनपद मुख्य हैं और इनमें से सबसे बड़ा महाजनपद मुख्य किसको माना गया है? मगध को, जिसकी राजधानी क्या थी? राजगिरी थी शुरुआत में, फिर बाद में क्या थी? पाटलिपुत्र। बाद में क्या हुई इसकी राजधानी? पाटलिपुत्र। शुरुआत में राजगिरी। अगला प्रश्न है, महाजनपदों की राजधानी का क्या विशेषता थी? अक्सर वो किलेबंद होती थी। महाजनपदों की राजधानियाँ होती थी वो चारों तरफ से किलेबंद होती थी, घेराबंदी होती थी। अगला प्रश्न है, मगध की राजधानी प्रारंभ में क्या थी? तो राजगिरी यानी कि राजगिरह। शुरुआत में राजधानी क्या थी? राजगिरह। और बाद में राजधानी क्या बनी? पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र को तुम ध्यान रखना, पाटलिपुत्र को आज के समय में पटना कहा जाता है जो बिहार की राजधानी है, और मगध को बिहार कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मगध के कौन कौन से शासक सबसे महत्वाकांक्षी माने जाते हैं? तो सबसे महत्वपूर्ण या महत्वाकांक्षी शासक है बिंबिसार। बिंबिसार के पुत्र अजातशत्रु और धनानंद के पुत्र महापद्मानंद, यानी कि महापद्मानंद के पुत्र धनानंद को किसने हराया था? मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने हराकर गुप्त साम्राज्य की चंद्रगुप्त मौर्य ने हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की चाणक्य के सहयोग से। अगला प्रश्न है, सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था? तो सबसे शक्तिशाली महाजनपद क्या था? मगध, जो मैंने अभी बताया। मगध को वर्तमान समय में क्या कहा जाता है? बिहार। मगध की राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र, जिसको वर्तमान समय में कहा जाता है पटना। और सबसे पहले मगध की राजधानी मानी गई है राजगिरह। ये जो मैंने अभी बताया था ना, चंद्रगुप्त मौर्य किस साम्राज्य के संस्थापक थे? मैंने अभी बताया है ना कि पद्मानंद के पुत्र घनानंद को हराकर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। तो किसके संस्थापक थे वो? मौर्य साम्राज्य के। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने किस वंश को हराया था? तो किस वंश को हराया था? घनानंद, यानी कि पद्मानंद। ये रहा पद्मानंद, घनानंद, नंद वंश को हराया था। अगला है, मेगास्थनीज ने किस पुस्तक की रचना की? ये सबसे इम्पोर्टेंट है। मेगास्थनीज ने इंडिका किताब की रचना की, और ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में दरबार कवि थे, और ये यूनान से आए थे। और भारत में अशोक को काल्पनिक माना जाता था कि काल्पनिक कहानियाँ हैं अशोक के बारे में, अशोक जैसा कोई व्यक्तित्व हुआ ही नहीं। लेकिन जब जेम्स प्रिंसेप के द्वारा ब्राह्मी लिपि को पढ़ा गया, खरोष्ठी लिपि को पढ़ा गया, तब पता चला कि अशोक तो एक महान राजा हुए। और फिर इसके बाद मेगास्थनीज का जिक्र आया, तब मेगास्थनीज की किताब इंडिका से भारत के इतिहास में अंश
जोड़े गए। अगला प्रश्न है इसका, कौटिल्य के ग्रंथ का नाम क्या है? कौटिल्य यानी कि चाणक्य। कौटिल्य के ग्रंथ का नाम है अर्थशास्त्र। अशोक किसके पुत्र थे? अशोक बिंदुसार के पुत्र थे। बिंदुसार किसके पुत्र थे? देखो, बिंदुसार पुत्र थे चंद्रगुप्त मौर्य के। चंद्रगुप्त मौर्य के। चंद्रगुप्त मौर्य के किस पत्नी के थे? दुर्धरा, जिसकी मृत्यु हो जाती है। और एक थी हेलेना, ये विदेशी थी, सेल्यूकस निकेटार की पुत्री थी ये हेलेना। तो हेलेना के पुत्र ना होते हुए दुर्धरा के पुत्र थे बिंदुसार, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के, और बिंदुसार के पुत्र थे अशोका। अशोक ने किस युद्ध के बाद युद्ध नीति त्याग दी? कलिंगा के बाद। कलिंग के युद्ध के बाद उन्होंने युद्ध त्याग दिए थे और बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। बौद्ध धर्म का बहुत जोर शोरों से उन्होंने प्रचार प्रसार किया और 84,000 स्तूपों को भी बनवाया। अशोक के शिलालेख किस लिपि में लिखे जा गए हैं? तो अशोक के शिलालेख लिखे गए हैं ब्राह्मी लिपि में। गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? श्रीगुप्त। अगले प्रश्न है इसके, गुप्त वंश का स्वर्ण युग किसे कहा गया है? गुप्त काल को। समुद्रगुप्त कौन के पुत्र हैं या फिर कौन के पुत्र थे? तो चंद्रगुप्त प्रथम के, और इसी वंश में आता है चंद्रगुप्त द्वितीय। तो समुद्रगुप्त किसके हैं? चंद्रगुप्त प्रथम के। हरिसेन ने कौन सी महत्वपूर्ण स्तंभ प्रशस्ति लिखी? तो प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति इलाहाबाद में स्तंभ में लिखा गया है और ये हरिसेन के द्वारा गुप्त साम्राज्य के राजाओं के समर्थन में या फिर उनकी बड़ा चढ़ाकर वर्णन में लिखा गया है। भूमि अनुदान के लिए किस शब्द का प्रयोग हुआ है? तो भूमि अनुदान के लिए हुआ है अग्रहार। भूमि अनुदान के लिए किस शब्द का प्रयोग हुआ है? अग्रहार का। और ब्राह्मी लिपि को किसने समझा? सबसे पहले ब्राह्मी लिपि को किसने पढ़ा? वो पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने। ब्राह्मी लिपि को, खरोष्टी लिपि को सबसे पहले पढ़ने वाले जेम्स प्रिंसेप थे, जिन्होंने 1838 में सबसे पहले इसको समझा। अशोक के शासनकाल कब था? तो 269 से लेकर 231 तक ईसा पूर्व तक अशोक का शासनकाल रहा। मगध का मुख्य कारण क्या था? मगध का मुख्य कारण क्या था कि वह शक्तिशाली बना? तो भू राजनीतिक स्थिति, उपजाऊ भूमि थी, लोहे की खानें थी, जलमार्ग। सबसे प्रसिद्ध है इसमें जलमार्ग। जलमार्ग सुनिश्चित था तो वहाँ पर व्यापार अच्छे से हो पाता था, इसलिए वो शक्तिशाली राज्य बना। राज्य यानी कि महाजनपद। अगला प्रश्न है, सबसे पहला राज्य किस शताब्दी में उभरा? तो 6ठी शताब्दी में उभरा सबसे पहला राज्य, यानी कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। किस महाजनपद की राजधानी अवंती थी? तो उज्जैनी। उज्जैनी की राजधानी क्या थी? अवंती। सिंधु सभ्यता के बाद किस वेद की रचना हुई? तो सिंधु घाटी सभ्यता के बाद, सिंधु सभ्यता के बाद ऋग्वेद की रचना मानी जाती है। अगला प्रश्न है हमारा, तमिलकम क्या था? तमिलकम था प्राचीन तमिल देश, जिसको पहले क्या कहा जाता था? तमिलकम। माता के नाम से पहचानने वाले वंश को मातृवंश कहते हैं, और जिसमें पिता के नाम से पहचाना जाए वंश को, उसको पितृवंश कहते हैं। तो मातृवंश और पितृवंश में अंतर भी याद होना चाहिए तुम्हें, और मातृवंश और पितृवंश की परिभाषा भी याद होना चाहिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। अगला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य की 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र कौन कौन से थे? राजनीतिक केंद्र, तो पाटलिपुत्र जो उसकी राजधानी थी, तक्षशिला शिक्षा का केंद्र था, उज्जैनी शिक्षा का केंद्र था, तोसाली और सुवर्णगिरी। ये मौर्य साम्राज्य के 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे। अशोक ने किस नीति का प्रचार किया? धम्म। और ये भी बता दूं मैं, बौद्ध धम्म होता है। बौद्ध क्या होता है? धम्म। और धर्म तो लोगों ने इसको बाद में बना दिया, जबकि धर्म तो एक अलग चीज़ है और धम्म एक अलग चीज़ है। तो बौद्ध धम्म का प्रचार किया उन्होंने, ना कि धर्म का। अशोक के शिलालेख में राजा के लिए किस शब्द का उपयोग है? तो देखो, अशोक के शिलालेखों में अशोक के लिए क्या शब्द है? तो उनको अलग अलग नामों से जाना गया। कहीं पर देवानिप्यम,
देवान्य प्रिय, देवान्य प्रिय यानी कि देवताओं का प्रिय। और प्रियदर्शी, प्रियदर्शी यानी कि प्रिय, सुंदर मुखाकृति वाला। अब राजाओं ने देवताओं का पुत्र या फिर खुद को देवता घोषणा करना कि खुद देवता का रूप हूँ मैं, या फिर देवताओं ने मुझे भेजा है, ये नॉर्मल सी बात है। और कई एक राजाओं ने, हमें इतिहास में हमने पाया है कि कई एक राजाओं ने खुद की देवताओं से तुलना की है या फिर खुद को देवता घोषित कर दिया है, और जिनको हम आज तक पूजते चले आ रहे हैं। अगला प्रश्न है, सबसे पहले सोने के सिक्के किसने चलाए? सबसे पहले सोने के सिक्के चलाने का जिक्र मिलता है गुप्त शासकों ने। गुप्त शासकों का जिक्र मिलता है कि इन्होंने सबसे पहले सोने के सिक्कों का प्रचलन चलाया। शिलालेखों में अक्षर की कौन सी समस्या आती है? शिलालेख धुंधले हो जाते हैं एक तो, और क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, गायब अक्षर दिखते हैं, जिससे सटीक अर्थ लगाने में हमें समस्या आती है। अगला प्रश्न है इसका, गुप्त वंश का प्रसिद्ध सिक्का कौन सा था? सोने का सिक्का, क्योंकि सोने के सिक्के का चलाने का प्रचलन भी किसको जाता है? गुप्त को। तो गुप्त में सबसे प्रसिद्ध सिक्का था सोने का सिक्का। अगला प्रश्न है, किस विदेशी ने ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों को समझा? जेम्स प्रिंसेप, जो क्या थे? ईस्ट इंडिया कंपनी में भारतीय पुरातत्वविद थे। तो इन्होंने सबसे पहले किसको पढ़ा? खरोष्टी लिपि को पढ़ा और ब्राह्मी लिपि को पढ़ा। ये वाला तो पहले भी पढ़ लिया। प्रश्न है, गिल्ड या श्रेणी का कार्य क्या था? तो गिल्ड या श्रेणी का कार्य था कि कच्चे माल की खरीद और उत्पादन का नियंत्रण और विपणन, व्यापार। अगला प्रश्न है, सबसे पहला मुद्रित शिलालेख किसने प्रकाशित किया? अलेक्जेंडर कनिंघम। शासकों के नाम और चित्र वाले पहले सिक्के किसने जारी किए? इंडो यूनानी नामक शासकों ने। इंडो यूनानी नामक शासकों के बारे में मैं बहुत अच्छे से समझा चुका हूँ, ऑफलाइन में भी और ऑनलाइन क्लास में भी, तो वो जाके जरूर देख लेना, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है, ये इतिहास का मोड़ है। और यूनानियों के बारे में, आर्यों के बारे में समझ एक अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि ये भारतीय इतिहास में, इनको बिना समझे तुम इतिहास ये समझो कि झूठा पढ़ रहे हो। तो इनको इतिहास जानने के लिए आर्य और यूनानियों के बारे में जानना जरूरी है। पाटलिपुत्र किस राज्य की राजधानी रही? तो मगध और मौर्य। पाटलिपुत्र मगध महाजनपद की राजधानी थी और मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी, मौर्य राजाओं की राजधानी थी। बेललर किसे कहते हैं? तो बेललर बड़ी जमींदारों को या जमींदार वर्ग को कहा जाता था। उजावर किसे कहते हैं? हल चलाने वाले को, कृषक को उजावर कहते थे उस जमाने में। अगले प्रश्न है हमारे, गहपति। गहपति शब्द का अर्थ क्या है? गहपति शब्द का अर्थ था घर का मालिक यानी कि स्वामी। भारतीय महाद्वीप में मृतकों के अंतिम संस्कार के बारे में क्या बदलाव हुआ? तो मेगालिथिक कब्रों का चलन, कब्रों में बदलाव आया, मेगालिथिक कब्रों का चलन शुरू हुआ। अगला प्रश्न है, शुरुआती शिलालेखों में राजा को किस नाम से पुकारा गया? अब देखो, कौन से राजा को? अशोक को। तो ये क्या है? प्रियदर्शी। संस्कृत या प्राकृतिक में सफलता प्राप्त व्यापारियों को क्या कहते थे? तो यहाँ पर सेठी, या फिर तमिलों में मासातुवन, या फिर सेतु। अगला है, दुखी राजा का भाव अशोक की किस स्रोत में दर्शाया गया है? कलिंगा के युद्ध के बाद वो बहुत दुखी हो गए थे, तो अशोक के शिलालेख में दर्शाया गया है। कलिंगा का युद्ध किसने लड़ा था? अशोक ने। तो अशोक के शिलालेख में दर्शाया गया है, अशोक का दुखी प्रकट किया गया है उसमें। अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार शहरी केंद्र कब उभरने लगे थे? तो भारत में पहली बार शहरी केंद्र 6वीं शताब्दी में। और ये वाला तो पहले हो गया ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, किस वंश के समय को स्वर्ण युग कहा जाता है? यानी कि सोने की चिड़िया। तो गुप्त वंश के समय को स्वर्ण युग कहा जाता है। जेम्स प्रिंसेप किस विद्या के विशेषज्ञ थे? पुरालेख या पुरातत्वविद थे वो। इंडिका किसने लिखी? ये वाला भी पहले पढ़ चुके हैं, मेगास्थनीज ने। या मेगास्थनीज ने कौन सी प्रसिद्ध किताब लिखी? इंडिका। पांड्य, जो आगे चल के पांड्य, चोल, चेर किस क्षेत्र के राज्य थे? दक्षिण भारत की, दक्षिण क्षेत्र में पांड्य और चोल और चेर इस तरह के राजा
हुए। और ये हमारा यहाँ पर अंत हो जाता है इसका, यानी कि क्वेश्चन पूरे हो जाते हैं। लगभग इनमें से ऑब्जेक्टिव आ जाना चाहिए, चाहे तुम्हारा CBSE बोर्ड हो, पर CBSE वालों के लिए इंग्लिश मीडियम में अलग क्लास लूँगा। और इनकी हमारे एक्सप्लेनेशन की भी फुल क्लास डली है, यानी कि पहले ले चुका हूँ, तो वो भी देखना ज़रूरी है। नहीं तुम इनसे क्या कर लोगे। क्वेश्चन आंसर चाहिए तो कमेंट में बताओ, और या फिर जो हमारा कॉन्टैक्ट है उस पर तुम बता दो, तो तुम्हें PDF मिल जाएंगी। या फिर तुम्हें पूरा चैप्टर ही समझना है UPSC PCS के लिए, तो उसके लिए भी इसकी PDF पूरी डली है। UPSC या फिर स्टेट PCS लेवल के लिए तुम्हें NCERT पढ़ना है, तो उसका भी मैं लेक्चर डाल रहा हूँ, क्लास ले रहा हूँ, और बहुत अच्छे तरीके से। और उसकी प्रैक्टिस क्लासेस भी डली हैं, तो प्रैक्टिस क्लासेस भी ज़रूर देखना।